नमस्ते बच्चों, आज हम आपको गद्य खंड पढ़ाएंगे। यानी 4-5 पाठ उधर से हो गए। अब हम आगे के भाग से कुछ पाठ लेते हैं। आज पहला पाठ है जिसका क्या नाम है आपको मालूम है? जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा। ये दो बैलों की जो कथा है उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आपको मालूम है उपन्यास सम्राट थे मुंशी प्रेमचंद, और इन्होंने दो बैलों की कथा लिखी है। आपको मालूम होगा कि ये आपने कोई दूसरी कक्षाओं में भी ये पढ़ा होगा, दो बैलों की कथा। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने इस पाठ को लिखा है। बात कर लेते हैं कुछ शब्दार्थ की, लेकिन शब्दार्थ से पहले हम इस पाठ के परिचय के बारे में कुछ बात करेंगे, लेखक के परिचय के बारे में कुछ बात करेंगे। तो लेखक का जन्म वाराणसी के पास स्थित लहमी नामक गांव में 1880 में हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। बचपन में ही आपके पिताजी का देहांत हो गया था। अभावों से जूझते हुए प्रेमचंद जी ने बीए की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद आपने शिक्षा विभाग में नौकरी प्रारंभ कर दी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आपने वो शिक्षा विभाग की नौकरी भी छोड़ दी थी। स्वयं साहित्य सेवा में पूरी तरह समर्पित रहे। 1936 में आपका देहांत हो गया। रचनाओं की बात करें बच्चों तो प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक तरह से हीरो थे। अन्य विधाओं के साथ साथ अपनी लेखनी में अपनी कला को समृद्ध किया था। आपकी प्रसिद्धि कथा साहित्य के कारण ही है। आपकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भाग में संग्रहित की गई है। आपने 11 उपन्यासों की भी रचना की थी, जैसे रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गोदान, गबन आपके प्रसिद्ध उपन्यास है। आपने करबला, प्रेम की बेदी नामक नाटकों की भी रचना की है। कुछ विचार, विविध प्रसंग आपके निबंध संग्रह है। बाल साहित्य की बात करें तो बच्चों राम कथा और कुत्ते की कहानी इनका बाल साहित्य है। आपने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा आदि पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। प्रेमचंद जी के साहित्य को ये हम कह लें कि साहित्य की उनकी विशेषता क्या थी, तो प्रेमचंद जी के साहित्य को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देखा जाता है। स्वाधीनता संग्राम, किसानों तथा मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में नारी जाति की दुर्दशा, अंधविश्वास आदि आपकी रचनाओं के मूल विषय रहे, यानी मूल सब्जेक्ट रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आपने अनेक रचनाओं का शोषण, छुआछूत और बेमेल विवाह, अनमेल विवाह, नशाखोरी आदि पर आपने करारा व्यंग्य किया है। भाषा शैली की यदि हम बच्चों बात करें तो प्रेमचंद जी की रचनाओं को जनसाधारण की साहित्यिक भाषा के रूप में या स्वरूप के रूप में कहा जा सकता है। सरलता, सटीकता, मुहावरों का मुक्त भाव और प्रयोग, देश काल, पात्र और विषय के अनुरूप शब्दावली बड़ी से अच्छी तरीके से यानी संकोच भाव के साथ में उन्होंने हमें दी है। साथ ही हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्दों का भी मुक्त भाव से आपने प्रयोग किया है। भाषा की विविधता के साथ साथ प्रेमचंद जी की रचनाओं की शैली ही अलग थी। उनकी शैली भी अलग अलग प्रकार की थी, यानी शैली भी विविधतापूर्ण थी। उन्होंने उनके विषय में पात्र और परिस्थिति के अनुसार वर्णन किया है, व्यंग्य किया है, भाव व्यक्त किया है और विचार व्यक्त किया है। यानी हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार उन्होंने
वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक शैलियों का उपयोग किया या अपनाया है। बात हम पाठ की करेंगे, लेकिन बात कुछ कर लेते हैं शब्दार्थ की। बुद्धिहीन का मतलब होता मूर्ख, निरापद, सुरक्षित, पदवी, स्थान, निश्चय, पक्की बात, अनायास, अचानक, वैशाख एक देसी महीना है, हमारे हिंदी महीना जिसको हम कह सकते हैं। विषाद, दुख, पराकाष्ठा यानी चरम सीमा, अनादर यानी अपमान, कदाचित यानी कदाचित समझ लो जिसको कह सकते हैं शायद, दुर्दशा यानी बुरी हालत, कुसमय यानी बुरा समय, जी तोड़कर यानी दिल लगाकर। बच्चों, दो बैलों की कथा में उन्होंने समाज में संगठित रहने की एक विशेषता पर बल दिया है कि संगठन में कितनी शक्ति होती है, उसके साथ साथ शोषण के विरुद्ध किस प्रकार अत्याचारों की आवाज़ हम उठा सकते हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये दो बैलों के माध्यम से हमें इन्होंने बताया है। मोटे रूप से आज हम पाठ का कुछ परिचय ले लेते हैं और कुछ पाठ पढ़ लेते हैं। उसके बाद में पाठ बड़ा है तो हम दो भागों में इसको विभाजित करेंगे, हो सकता है 3 भागों में भी विभाजित कर लें। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। इसके मुख्य पात्र 2 बैल हैं, एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। ये बैल बिल्कुल सीधे साधे स्वभाव के भारतीय के प्रतीक है। जिस प्रकार हम भारतीय बड़े सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं और अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उसी प्रकार वे शक्तिशाली और कमाऊ होते हुए भी अत्याचार सहते हैं। प्रेमचंद ने इनके द्वारा स्वतंत्र भारतीयों की दुर्दशा का वर्णन किया था, यानी इनको प्रतीक बता करके और इन्होंने वर्णन किया। बैल एक सीधा सरल जानवर होता है। आपने पढ़ा होगा जानवरों में गधा सबसे मूर्ख कहा जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि वह सीधा और सहनशील है, वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा था। आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा ना, गांधी जी भी अफ्रीका गए थे और उनको उनके अफ्रीकियों द्वारा श्वेत अश्वेत के कारण छुआछूत की जाने लगी और उनको बड़ा ही अत्याचार सहना पड़ा था और उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई थी। गधे के थोड़ा ही कम होता है सीधा प्राणी, वो होता है बैल। कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए उसका स्थान सीधेपन में गधे से कुछ नीचा हो गया है। हीरा और मोती सच्चे दोस्त थे। जूरी नामक एक आदमी था, किसान था, उसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही पछाई जाति के थे और सुंदर सुडौल शरीर वाले थे। दोनों बैल होशियार भी थे, लंबे समय से साथ साथ रहते थे, आपस में दोनों मित्र थे, स्नेह हो गया था। वे साथ साथ खाते, साथ साथ खेला करते, एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते और आंखों में एक दूसरे के सुख दुख को समझ लेते हैं। सच्चा साथी वही होता है जो इशारों में समझ आता है। हीरा मोती झूरी की ससुराल में गए और झूरी ने क्या किया है कि एक बार दोनों बैलों को अपने साले के यहाँ ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वो अड़ गए। झूरी का साला गया और उन्हें धकेलता हुआ अपने ससुराल यानी अपने गांव ले गया। मुश्किल से वे शाम को एक नई जगह पर पहुँचे, उनका मन वहाँ नहीं लगा, उन्होंने वहाँ कुछ नहीं खाया, चारे को हाथ तक नहीं लगाया। वापस बैलों का झूरी के पास आना, रात को दोनों बैल कनखियों में एक दूसरे को देखा और चुपचाप वहाँ से खसक लिए, यानी अपने मालिक के पास वापस जाने के लिए चल पड़े। झूरी ने प्रातःकाल अपने चरनी पर खड़ा उनको देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बैलों की आंखों में विद्रोह का भाव भरा था, लेकिन साथ में अपने मालिक के प्रति स्नेह भी भरा था।
घर और गांव के बच्चे खुशियों से तालियां बजा करके उनका स्वागत करने लगे। हाँ, जोरी की पत्नी ज़रूर क्रोधित हुई, क्योंकि वो उनके पिता के घर से वापस लौट आए थे, अतः उन्होंने नमक हराम कह करके क्रोध प्रकट किया था। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा भी दिया। बेचारे बैल चारा खाए तो कैसे खाए। जोरी ने नौकर को चारे से खली डालने के लिए कहा था, किंतु मालकिन के डर से उसकी वो हिम्मत नहीं हुई। हीरा मोती को वापस ससुराल भेज दिया गया। इस बार उसने मोती ताज़ी रस्सियों से बांध करके भेजा और उसके सामने भूसा डाल दिया गया। तो बच्चों, अब वो भूसा खा रहे हैं, तब तक हम एक दो सवाल करवा देते हैं और उसके बाद में इसको फिर से, अभी तो मैंने मोटे तौर पे आपको ये बताया था कि इस पाठ के मुख्य किरदार कौन कौन हैं और किस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ेगी, तो इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 1 में आप लिखो, मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख, मुंशी प्रेमचंद की उपन्यासों में से कोई 5 उपन्यासों के नाम लिखो। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 3 लिखो, इनका यानी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ। आपको ये बताना है इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।